कुछ और? गुड मॉर्निंग क्लास। कल आपका साइंस का पेपर, तो कुछ डाउट्स आए हैं फिजिक्स के, देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल। क्वेश्चन लिखिए, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम a stone is allowed to fall from, बातें नहीं, a stone is allowed to fall from top of a tower 100 meter high. A stone is allowed to fall from top of a tower 100 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground, and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground, लिखा, with a velocity of 25 meter per second, 25 meter per second, लिखा, full stop. Calculate when and where thus the two stones will meet. Calculate when and where the two stones meet. लिख लिया? चलो क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर हाई टार है, इससे एक स्टोन को नीचे ड्रॉप करा जाएगा और सेम टाइम पे, मतलब उसी टाइम पे नीचे से एक स्टोन को ऊपर फेंका जाएगा वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है जी, ये वाला ड्रॉप किया जा रहा है, तो आई थिंक सबको पता होगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमको लेनी चाहिए 0, क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो आप वेलोसिटी नहीं देते हैं, आप थ्रो करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी रहेगी 0, और इस वाले की इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी? ऑब्वियसली, किसके कारण? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है, आइए आगे। क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी? इसकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। रीजन बीइंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगने वाला है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे कुछ बोली नहीं है, तो अपन लेंगे 9.8, पहली बात। अब क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, हमको डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब है डायरेक्शन का साइन सेट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली सबको पता है, अगर सिंगल क्वेश्चन होता है तो सिंगल क्वेश्चन में हम, क्या हुआ, अरे बोलना, अगर लाइट को और उधर करो, और थोड़ा और उधर बंद कर दो। हाँ ठीक है, देखो, अगर सिंगल कोई बॉडी मूव कर रही है तो नीचे चले तो नीचे पॉजिटिव ले लेते हैं, ऊपर चले तो ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं। बट सवाल है कि इस केस में क्या होगा, एक स्टोन ऊपर ट्रेवल कर रहा है कि नीचे। तो सिंपल सा है, पहले तो उनको मर्जी आप चाहो ऊपर वाली चीजों को प्लस ले लो, चाहे नीचे वाली को प्लस ले लो। अब ऐसा करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम करती नहीं, क्या करें बताओ, ऊपर प्लस ले लें, नीचे वाली चीजें माइनस ले लेते हैं। तो मैं यहाँ साइड में एक छोटा सा लिख देता हूँ साइन कन्वेंशन। ऊपर के लिए पॉजिटिव और नीचे के लिए नेगेटिव। हम इसके हिसाब से काम चलाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस। ठीक हो गया होगा कुछ? अच्छा, आइए, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको स्टोन 1 कह देता हूं और इसको स्टोन 2। अब देखो, खास बात क्वेश्चन में पकड़ने वाली क्या है, ये मान लो इस पॉइंट P पे मीट करेंगे। लेट अस से कि ये जब ऐसे चलेंगे
पॉइंट पी पे मीट करेंगे। तो ऊपर से मान लो मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया x मीटर। तो अगर इसने मीटिंग पॉइंट पे आने पे x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये टोटल 100 था, तो इसकी कितनी बची? 100 माइनस एक्स। सबको समझ में आ रही है? तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी हमारे लिए 100 माइनस एक्स। अब जरा एक चीज समझो, इस पूरे सिनेरियो में दोनों के मोशन में क्या चीज सेम है? क्या स्पीड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम। टाइम सेम नहीं है दोनों का। आप देखो, स्टॉप वॉच है आपके हाथ में, आपने दोनों को छोड़ा, जैसे ही छोड़ा स्टॉप वॉच ऑन करी, आपने देखा दोनों पत्थर मिले, आपने स्टॉप वॉच बंद कर दी, आपने देखा घड़ी में 4 सेकंड हो रहे हैं। तो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस इन 4 सेकंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस इन 4 सेकंड। कहानी समझ में आई? दोनों का सम जोड़ करके 100 होना चाहिए। बोलो आया कि नहीं आया भेजे में? पक्का? इसी का हमने यूज कर लेना, और कुछ नहीं है। समझ में आया? इसने मान लो S1 डिस्टेंस ट्रेवल करा, डिस्प्लेसमेंट, इसने S2 करा। ये बात समझ में आ गई ना कि इन शॉर्ट। हाँ, तो आते हैं उस वाले क्वेश्चन की सॉल्यूशन पे। हम g का साइन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, और हम इनिशियल वेलोसिटी का साइन कंसीडर करेंगे। s तो निकालना है, इसलिए s के बारे में हमको कुछ नहीं पता, ठीक है ना। चलो, तो फॉर स्टोन 1 ट्रेवल कर रहा है नीचे की तरफ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा S1 इक्वल्स टू U1 प्लस हाफ G इंटू टी स्क्वायर। S1 इक्वल्स टू U1 कितना है? 0 प्लस हाफ, और G की जगह नीचे के लिए हमने माइनस रखा है, तो माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। बोलो ठीक है। इसको हमने शायद हाँ क्या पढ़ा नीचे वाले को? x। तो एक आ गया x इक्वल्स टू माइनस 4.9 टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। बोलो ठीक है। अब स्टोन 2 के लिए कर लेते हैं। फॉर स्टोन 2 100 माइनस एक्स, ऊपर वाली चीजें वैसे ही प्लस है, इक्वल्स टू कितना है? 25 ut प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। जी की जगह 9.8, उसका हाफ करेंगे तो 4.9 प्लस 4.9 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, फिगर से ये चीज समझ में आ रही है। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आंसर कितना आना चाहिए? बोलो 100। अरे बोलो भाई, S1 निकाल लिया, S2 निकाल लिया, दोनों का सम क्या होना चाहिए? अरे बोल लो भैया। हैं जी, क्या चीज? S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या चीज? क्यों नहीं आ सकता? हमने भी क्या बोला कि हम S का साइन हमको नहीं पता क्या है, वो अननोन है हमारे लिए ना। ये तो हम सिचुएशन को सोच करके बना रहे हैं, हमको उसके साइन का नहीं पता। डिस्टेंस दोनों का ऐड होकर 100 आएगा। इसने नीचे जितना ट्रेवल करा प्लस इसने जितना ऊपर ट्रेवल करा, ये दोनों जोड़ के तो 100 होना चाहिए ना। आ रही बात समझ में? तो क्या करें, दोनों को ऐड कर दें। करो जरा, ऐड करो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन 1, ध्यान से सुनो पहले, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन 2 इक्वल्स टू 100, है ना? अरे हाँ है ना? करो जरा शाबाश। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन 1 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन 2 इक्वल्स टू 100।
यार क्यों आंसर है? निकल गया आंसर? तेरे पास डिस्टेंस है? तेरे पास डिस्टेंस है? कहाँ है? ध्यान से सुनो, ये क्या है? x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? 100 माइनस एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये बात सही है कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय स्टोन वन, सॉरी डिस्टेंस, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप तुक्के में इसका आंसर निकाल लोगे लेकिन कभी घूम जाओगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन वन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन टू इक्वल्स टू 100, ये बात बिल्कुल ट्रू है, लेकिन भैया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है हमारे पास। आई बात समझ में? अब सुनो आगे, इसमें क्या मैथमेटिक्स छुपी है वो समझा रहा हूं। S1 प्लस S2 इक्वल्स टू 100 लिखना गलत है, साफ बता रहा हूं मैं। S1 प्लस S2 इक्वल्स टू 100 लिखना गलत है, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट जोड़ करके 100 नहीं हो सकता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक बात समझ में आ गई? आप अगर ये बोलो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन 1 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन 2 इक्वल्स टू 100, मैं एग्री करता हूं कि आप सही बोल लो, लेकिन आपके पास डिस्टेंस है ही नहीं, आप तो डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हैं। क्लियर? अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, ये देखो क्या है, दो वेरिएबल में क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, ये क्या है, दो वेरिएबल में क्वाड्रेटिक टाइप की दिखाई दे रही है, मतलब क्वाड्रेटिक तो नहीं बोलूंगा, क्वाड्रेटिक में तो एक ही वेरिएबल होता है। पहचानो इसे क्या है? आपने ऐसी इक्वेशन पढ़ी है, x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, वैसे पढ़ रखिए। ये क्या है? इसकी डिग्री कितनी है? ये भी 2 डिग्री वाली है, ये भी 2 डिग्री वाली है, लेकिन दोनों में वेरिएबल दो दो है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब इसको सॉल्व ऐसे करा जा सकता है, आप इसे सिर्फ एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। अब कैसे करेंगे, जरा दिमाग लगाओ, सिंपल सोचो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 4.9 टी स्क्वायर से 4.9 टी स्क्वायर खत्म। यहां हम मैथमेटिक्स वाला दिमाग लगा रहे हैं, फिजिक्स तो खत्म हो गई है, और एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, मेरे पास टी इक्वल्स टू समथिंग बचेगा, मेरे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई? तो जितने भी जहां भी आपने सॉल्यूशन देखे ना, समझ जाओ क्या थे, मैंने आपको बता दिया। जो भी आपने सॉल्यूशन आज से पहले ट्राई करे होंगे उनको कभी एक्सप्लेन नहीं करते हैं, कहीं तो लिख रहे हैं S1 प्लस S2 बराबर 100, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको क्लियर हो गई बात? एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? पक्का? चलो आप कर लेता हूं। तो हमने मैथ्स वाला दिमाग लगाया कि मुझे टी स्क्वायर और x में से किसी एक को तो काटना पड़ेगा, तो साफ साफ दिखाई देता है माइनस एक्स प्लस एक्स होके खत्म हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट 4.9 भी कट जाएगा, तो कुछ नहीं करना, प्लस कर दो। इस प्लस करने के पीछे वो कोई लॉजिक नहीं है कि S1 प्लस S2 इक्वल्स टू 100, वो गलत है, मैं अभी भी समझा रहा हूं। बात क्लियर हो गई? चलो तो ऐड कर लेते हैं, तो डायरेक्ट लिख लो, चल पूरा ही लिख ले यार। 100 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4.9 टी स्क्वायर प्लस 25 टी प्लस 4.9 टी स्क्वायर। भाई साहब टी स्क्वायर वाला टर्म खत्म, एक्स एक्स खत्म, आपके पास बचा 25 टी इक्वल्स टू 100, दैट मीन्स टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। क्लियर? ये आ गया टाइम। अब क्या पूछा था उसने, कौन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बड़ा सिंपल है यार, टी की वैल्यू लगा दो इसमें भी, उसमें भी आंसर आ जाएगा, आएगा। अब देखिए एक चीज और, नीचे के लिए नेगेटिव माना था, इसमें रख 4.9 इंटू 4 का स्क्वायर, जो भी आएगा ऑटोमेटिक माइनस में आएगा डिस्प्लेसमेंट। सही आ रहा है ना? आई बात समझ में? इसमें रखेगा दूसरी वाली में टी की जगह 4 का स्क्वायर, ऑटोमेटिक ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, यानी सेटिस्फाई कर रहा है उसको। नीचे वाले स्टोन के लिए नेगेटिव, ऊपर वाले स्टोन के लिए पॉजिटिव। बोलो क्लियर हो गया? पक्का? अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन में S1 प्लस S2 इक्वल्स टू 100 लिखता है तो उसको नंबर मिलने चाहिए? नहीं मिलने चाहिए, वो गलत लिख रहा है। क्लियर हो गई कहानी? फिजिक्स यहां तक खत्म हो गई थी, इसके बाद आपने मैथ्स वाला दिमाग लगाया कि कैसे करके उड़ाऊं उसे। क्लियर है? आगे कर लोगे? डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय स्टोन वन, उसने डिस्टेंस पूछा डिस्प्लेसमेंट पूछा क्वेश्चन में? टाइम तो हमने बता दिया कि
डिस्टेंस पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा? अरे क्वेश्चन नहीं देख रहे हो क्या? बोथ स्टोन्स विल मीट आफ्टर 4 seconds ऑफ स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, उसने पूछा वेयर दे विल मीट, यानी वो उसकी वैल्यू जानना चाह रहा है। आओ किसी एक में लगा देते हैं, है ना, दूसरे का आंसर दे देंगे। इसमें रख लेते हैं यूजिंग t इक्वल्स टू 4 seconds in 1। तो हमारे पास x आएगा 4, ऐसा करता हूँ 9.8/2 लिख लेता हूँ इंटू 16। बोलो ठीक है? अरे ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 16, माइनस भी था तो माइनस लगा लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9.8 इंटू 4 कितना होगा? ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक्साइटमेंट में मैं गड़बड़ा गया था। 8 8 64, 6 क्या 8 9 72, 72 और 6 कितना होता है? 78। कितना आएगा? 78.4 मीटर। माइनस का आ रहा है भाई। अब बताओ मुझे आंसर में क्या लिखना चाहिए? -78.4 मीटर लिखना चाहिए या कुछ और लिखना चाहिए? अब लिखूंगा क्या? लैंग्वेज में भी तो आंसर देना है, वर्ड प्रॉब्लम है वो। खाली ये लिख के छोड़ दूं? ऑप्शन ए सर इसमें डब्बा बना के छोड़ दो, ऑप्शन बी सर माइनस गायब कर दो, ऑप्शन सी आप ही को पता होगा, ऑप्शन डी हमको क्या करना है? जल्दी बताओ। ऑप्शन सी। सुनो, आपको आंसर में बताना पड़ेगा ग्राउंड से कितना ऊपर या टॉप से कितना बॉटम में। ये दो चीजें बतानी पड़ती है, या तो ग्राउंड से हाइट बता दो या टॉप से कितना नीचे है। तो ये हमारा क्या आया? ऊपर से कितना नीचे, नीचे से कितना ऊपर आंसर देते हैं तो कितना होगा? 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 100 माइनस 78.4। तो बताओ कितना आएगा? 0.6। इधर कितना बचेगा? 23, 21। चलो तो लिखेंगे दे विल मीट 21.6 मीटर अबव द ग्राउंड। आई बात समझ में? ये होगा आपका फाइनल आंसर। अगर आपने इतना लिख के करा गलत है, मतलब नहीं मिलेंगे नंबर, कुछ मिल जाएंगे। खाली 21.6 लिख दिया तब भी गलत है। आपको एग्जामिनर को पूरा बताना पड़ता है कि ग्राउंड से 21.6 मीटर ऊपर मिलेंगे या टॉप से 78.4 मीटर नीचे मिलेंगे, तब जाके फुल मार्क्स मिलते हैं। क्लियर हो गया? अरमान को 99 लग गई, ऑनिंग कर रहा है। ठीक है, नोट करो फटाफट। मैं ऑनलाइन वालों के सुनो, मैं ऑनलाइन वालों के लिए क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूं, आप तब तक नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टार 100 मीटर हाई। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टार 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. Full stop. Calculate when and where the two stones will meet. जरा ध्यान दें, इन्होंने केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि कैटायन और एनायन का कैसे पता चलता है। ध्यान दो भाई, ये बोल रहे हैं कि अगर कोई कंपाउंड दिया होगा तो उसमें कैटायन एनायन का पता कैसे लगाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। पहले बताओ, कैटायन पॉजिटिव वाला होता है कि नेगेटिव वाला, और एनायन नेगेटिव वाला। आओ समझने की कोशिश करते हैं। पहला है CH3COONA, NaCl, तीसरा है H2 और चौथा है NH4NO3। अब देखो, मैं प्लस और माइनस का सीन बताता हूं। मेटल पहचानते हो ना? मेटल को मेटल इसलिए कहते हैं कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन बनाता है।
आई बात समझ में? यानी क्या बनाता है? कैटायन। इनमें से कौन मेटल है? सोडियम। तो ये टूट जाएगा Na प्लस CH3COO माइनस में। खत्म कहानी। इनमें से ये मेटल है सोडियम, Na प्लस Cl माइनस। नॉन मेटल कोवेलेंट शेयरिंग हो रखी है, ये नहीं टूटता। ये अगर टूटता है तो ये ऐसे टूटता है, H एक इलेक्ट्रॉन H एक इलेक्ट्रॉन, जो एक एक की शेयरिंग करी थी ना इन्होंने, वापस ले लेते हैं। पर इसमें कैटायन एनायन का कोई सीन नहीं है। बोलो बात समझ में आई? ये कुछ याद आ रहा है? नाइट्रिक एसिड याद आ रहा है? HNO3, वहां से H हटा, उसकी जगह NH4 प्लस अमोनियम क्लोराइड याद है ना? बस कहानी खत्म। तो ये NH4 प्लस और NO3, ये है इसमें गेम। आ गया समझ में? हो जाएगा? ये ऑन भी था। चलो भी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान दो जरा। क्वेश्चन लिखो, हाँ सबको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट, in an experiment 1.288 gram of copper oxide was obtained from 1.03 gram of copper लिखा, ग्राम ऑफ कॉपर, ग्राम नहीं ग्राम, फुल स्टॉप। in another experiment 3.62 gram 3.672 gram of copper oxide gave comma on reduction 2.938 gram of copper. Full stop. Show that these figures verifies the law of constant proportions. Full stop. Verify. Show that these figure verify the laws of constant proportion. ठीक है? ठीक है, अब ये बताओ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, तभी तो वेरीफाई करोगे। इधर आके बताए ना, अच्छा लगेगा तो फिर रहने। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? दो एलिमेंट किसी एक फिक्स्ड मास रेशो में ही कंबाइन होते हैं कोई एक कंपाउंड बनाने के लिए। समझ रहे हो? जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार ये चीज समझाई है। जैसे अगर आपको H2O बनाना है तो कितना पार्ट ऑक्सीजन कितना पार्ट हाइड्रोजन होना चाहिए, और अगर H2O2 बनाना हाइड्रोजन परऑक्साइड तब 1:16। समझ पा रहे हो ना? इसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं, बाय मास पूरा बोला जाता है इसे। तो यहां पे इसको वेरीफाई करना है। आओ वेरीफाई करेंगे। देखो क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड,
क्या बना है? कॉपर ऑक्साइड। उसमें से कॉपर कितना है? 1.03 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना होगा माइनस करके पता चलेगा। ठीक है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 1.288 ग्राम माइनस 1, यही कर लूं, 030 ग्राम। कितना आया? 852 0.285 25 है, चेक कर लो। ठीक है, अच्छा, मास ऑफ कॉपर रेशो मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू, इनका रेशियो चेक करना पड़ेगा। तो कॉपर कितना था? 1.03 अपॉन 0.258। काटो पीटो चेक करो कितना है। हाँ, करीबी आ रहा है, 3.99:1। और सबको पता है 3.99 को आप 4 लिख सकते हो। सही है, बोलो बात समझ में आ रही है? तो करीब करीब ये आ गया 4:1। इसका मतलब जब कॉपर ऑक्साइड बनता है तो 4 पार्ट बाय मास कॉपर का होना चाहिए और 1 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन का होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि ये डाटा इसको वेरीफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो दूसरे डेटा में भी चेक कर लेंगे। अगर कॉपर ऑक्साइड बना है तो यही होना चाहिए, रेशो बाय मास। समझ पा रहे हो ना? नहीं होगा तो हम कहेंगे नहीं कर रहा वेरीफाई। चलो सेकंड वाले के लिए, मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू, कॉपर ऑक्साइड था 3.672 ग्राम, इसमें से कॉपर है 2.938, तो माइनस करके ऑक्सीजन का मास निकलेगा 3.672 ग्राम माइनस 2.938। कितना बचेगा? यहां 4, यहां कितना बचा? 3। बोलो सही है ना? यहां कितना बच गया? 15, 6 शायद। सो ये बचा 0.634 ग्राम। फिर से रेशो निकाल लो, मास ऑफ कॉपर इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 2.938 डिवाइडेड बाय 0.634। इससे भी वही आना है, 3.99:1 यानी 4:1। both the data are giving the same proportion, समझ पा रहे हैं, by mass, so the given data verifies the laws of constant proportion। क्लियर हो गया? आयुष पक्का? नोट करना चाहो कर लो, वरना आपकी मर्जी। एक क्वेश्चन है, लिखिए, केमिस्ट्री का है, लिखिए भाई। आवाज नहीं, क्वेश्चन लिखो। आवाज नहीं आनी चाहिए, डिस्टर्ब हो रहा है। क्वेश्चन लिखिए, अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट, अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स, कैपिटल एक्स, कंटेन्स 2 isotopes 8x16 and 8x18. A sample of an element X contains 2 isotopes 8x16 and 8x18. नौगाई जी जरा ध्यान दो भैया, फुल स्टॉप। If the average atomic mass of this sample, if the average atomic mass of this sample of the element be 16.2 यूनिट्स, यूनिट्स नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं यू को? यूनिफाइड एटॉमिक मास या सीधा एटॉमिक मास कह देते हैं, उसका पूरा नाम था यूनिफाइड एटॉमिक मास। 16.2 यूनिट्स, सॉरी यूनिट्स नहीं, यू फुल कॉमा, कैलकुलेट द परसेंटेज of the 2 isotopes in this sample। ठीक है, आया समझ में? अच्छा अब सुनो ध्यान से,
एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है? नाम ही उसका क्या है? अच्छा, जो हम क्लोरीन का बोलते हैं ना 35.5, एक चीज समझो आज, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही होता है ना? बोलो हाँ या ना? मतलब एक प्रोटॉन के मास को हम 1U बोल देते हैं, तो इससे हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लेते हैं हम? 35 पॉइंट, यही होता है। इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ करके 35.5 है। 35.5 का मतलब हो गया 35 पूरे और एक आधा। आधा न्यूट्रॉन आधा प्रोटॉन तो हो ही नहीं सकता है, या तो प्रोटॉन एक होगा या दो होगा या तीन होगा या चार होगा, आधा थोड़ी होता है। तो ये 0.5 क्यों आया? क्योंकि ये एवरेज है, क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक मास होता है बेसिकली। इतनी बात समझ में आ रही है? अदरवाइज 0.5 आने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। एक प्रोटॉन होगा या दो होंगे या तीन होंगे, 1.5 प्रोटॉन थोड़ी होता है। आधा प्रोटॉन तो दुनिया में कोई ला ही नहीं सकता है। प्रोटॉन इज इंडिविजिबल, न्यूट्रॉन इज ऑल्सो इंडिविजिबल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब कहानी समझते हैं कि यहाँ 0.5 क्यों आता है, यहाँ 0.2 क्यों आ रखा है। अब सुनो, हमसे बोला जा रहा है कि एक कोई एलिमेंट है, एक्स से दिखाया, उससे नाम नहीं बताया, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, एक 16 है एटॉमिक मास, एक में 18 है। अब बताओ तुम इसका एटॉमिक मास कितना लोगे, 8 की 16? तुम बोलोगे सर दोनों का एवरेज कर लो। ठीक है, मैंने मान लिया। क्या ये नेचर में सिर्फ एक ही है और ये भी एक ही है? बोलो, जो तुम कह रहे हो 18 + 16/2 कर लो। सुनो, 1 + 2 का एवरेज कितना आता है? 1.5। 1, 1, 2, 2, 3, 4, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? इन सबको प्लस करना पड़ेगा, हाँ या ना? और अच्छा तरीका बताऊं, 1 2 बार आ रखा है तो 2 × 1, 2 2 बार आ रखा है तो +2 × 2, 3 एक बार आ रखा है तो 3 × 1, 4 एक बार आ रखा है तो 4 × 1 और डिवाइडेड बाय 6। सही है? तो एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे ये समझो। हमने क्या करा, क्लोरीन गैस का एक सैंपल पकड़ लिया, थैले में बंद कर दिया। सही है? मान लो उसमें क्लोरीन है 100 ग्राम के बराबर। कितना ग्राम? 100 ग्राम। उसमें से हमने चेक करा कि 35 वाला क्लोरीन कितना है और 37 वाला क्लोरीन कितना है। दो होते हैं ना क्लोरीन का आइसोटोप्स, 35 37। मान लो ये निकला 20 ग्राम और ये निकला 80 ग्राम। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि जब इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो 35 + 37/2 करना चाहिए? नहीं, 35 + 37/2 तो तब करोगे जब 35 वाला सिर्फ एक होता और 37 वाला भी एक होता। ऐसा थोड़ी है। जरा देखो क्या रेशो है, 1:4। यानी हर एक सैंपल में नेचर में अगर 35 वाला एक है तो उसके साथ 37 वाला 4 है। आई कुछ बात समझ में? तो अगर आपको इनका एवरेज बनाना है तो 4 टाइम्स ऑफ 37 करना पड़ेगा प्लस 1 टाइम्स ऑफ 35 डिवाइडेड बाय तब लेना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? आई बात समझ में? यही खेल हमने यहां करना है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि हमको परसेंटेज ऑफ द टू आइसोटोप्स, हमको नहीं पता कि इस सैंपल में 16 मास वाला कितना परसेंट है। नहीं पता ना, मान लेंगे x% है। सही है? टोटल कितना होता है परसेंटेज? 100। अगर ये x% है तो वो कितना बचा? 100 - x। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना? बस अब तो सवाल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लिखनी है कि लैंग्वेज, लेट द परसेंटेज ऑफ 8x16 बी x इन द सैंपल। ठीक है?
हमने मान लिया कि जो 16 वाला है उसका परसेंटेज कितना है सैंपल में x, तो दूसरे वाले का सबको पता है कितना हो गया 100 माइनस एक्स। सो द परसेंटेज ऑफ 8x 18 इन द सैंपल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। बोलो ठीक है, बोलो आया ना। अब बना लो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू कितना लिखे 16 वाला कितना है x, 16 इंटू एक्स अपॉन में 100 आएगा नहीं आएगा। देखो सुनो ये क्या है मास, यहां परसेंटेज नहीं है। अगर मैं कहूं 5% तो तुम उसको परसेंट कैसे हटाते हो, अपॉन 100 करते हो ना, यही काम यहां भी करना है। अब बात समझ में आ रही है। सो दिस विल बी 16 इंटू एक्स, परसेंट है ना, देखो ध्यान से सुनो 16 इंटू एक्स परसेंट है ना, परसेंट का साइन हटाओगे तो अपॉन 100 लगाओगे, तो बस यही काम करना अपॉन 100 प्लस दूसरा कितना है 100 माइनस एक्स परसेंट 100 वो सॉरी ये कितना था इसका 18 इंटू 100 माइनस एक्स और परसेंट की जगह आ गया अपॉन 100। बोलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व तो कर पाएंगे अक्षित पक्का। देखो दोनों का एलसीएम आ गया 100, ये हो गया बच्चे 16x, वो हो गया 1800 माइनस 18x, 16x माइनस 18x विल बी माइनस का 2x, और इधर क्या वैल्यू है 16.24 दिख रही है नहीं 16.24, 16.24 को 100 से इंटू करोगे तो बचेगा 1624, तो ये आ गया इधर 1624 इज इक्वल्स टू 16x नहीं 1800, 16 माइनस 18 इज माइनस 2। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या पक्का ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, माइनस 2x इक्वल्स टू 1800 माइनस 1624 प्लस हो जाएगा इधर आके, कितना बचेगा ये 200 100 नहीं बे क्या बोल रहे हैं 12 कैसा आ जाएगा 100 में से 24 जाएगा 176 आई थिंक है जी, हाँ है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 88 आई थिंक 88। ठीक है बोलो आया। अक्षित कुछ बोल नहीं रहा है। वहां छोड़ दे, यहाँ कैलकुलेशन चेक कर ले, वहां का छोड़, यहाँ कैलकुलेशन में चेक कर कुछ गड़बड़ भी है क्या। ये माइनस ठीक है 1800 माइनस 1624 अच्छा एक मिनट सॉरी ये 162 था, मैंने इसे u को 4 पढ़ लिया, कितना आएगा 0, ये गड़बड़ भी यहाँ। अब कितना बचेगा ठीक है 180, तो ये बचा 90, तो ये क्या 90 क्या आया परसेंटेज ऑफ 8x16 इन द गिवन सैंपल 90%, तो वो कितना परसेंट बचा 10%। क्लियर हो गई कहानी, बोलो हाँ है ना। हमेशा एवरेज एटॉमिक मास ऐसे ही निकलता है नॉर्मल मैथमेटिक्स से, इसमें केमिस्ट्री का कोई खास रोल नहीं है। मैथ्स ही तो है यार, आया पक्का, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। एक और बढ़िया से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि विच वन इज मोर डेंजरस ईदर बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अब जरा कहानी को ध्यान से सुनो, सुन लो यार। ये एक नॉर्मल वाटर था इस बीकर में, ठीक है नॉर्मल वाटर, हमने इसको हीट सप्लाई करी, क्या है तुमको दिक्कत, एक नॉर्मल वाटर था हमने इसे हीट सप्लाई करी, ये गर्म होने लग गया। मान लो जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आया, क्या उससे पहले वेपर बन जाएगी, नहीं बनेगी। इसने 1000 जूल्स की हीट अपने अंदर भर ली है, सही है।
तो इसके अंदर कितनी हीट एनर्जी होगी? 1000 जूल। अब हमने इसको और हीट सप्लाई करी, अब ये क्या बनने लगा? स्टीम। सही है। हमने इसको मान लो 200 जूल और सप्लाई करा, तब जाके स्टीम बना। अच्छा ये बताओ, स्टीम 100 जो स्टीम होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी के बराबर गर्म लगती है या कम भी हो सकती है? कभी पार्लर गए हो? नहीं गए? कभी ऐसा करा है कि गरम गरम पानी में, जब विंटर में होता है, जब विंटर में हम लोगों को वो हो जाता है ना नजला टाइप का, तो एक कैप्सूल, विक्स की कैप्सूल फोड़ करके पानी में डाली जाती है, फिर तौलिए से मुंह ढक के लिया जाता है। तो क्या वो स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर गर्म होती है? नहीं, कम रहती है वो, तभी तो हम उसे इनहेल कर पाते हैं। आपने इस क्वेश्चन में असल में ये बोला गया कि 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम बोला है ना उसने, सेम बोला हुआ उसने कि 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम या 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, बॉइलिंग वाटर का मतलब है। तो करीब करीब सुनो, इसको लगभग 1000 जूल और देना पड़ेगा, तब जाके 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बनेगा। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ, किसी की बॉडी पे 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम पड़ा, कितना जूल एनर्जी, कितना हीट एनर्जी लेके आया हो? 2000 जूल, हाँ या ना? और किसी की बॉडी में बॉइलिंग वाटर पड़ा, वो कितना एनर्जी लेके आया? हीट एनर्जी 1000 जूल। तो ज्यादा सीवर बर्न कौन करेगा? स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। कहानी क्लियर हो गई? अरे हाँ है ना? मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम पापा है और 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बच्चा है, तो ज्यादा हम कौन करेगा? पापा, क्योंकि पापा के पास 2000 जूल है। क्लियर है कहानी? अंजिका समझ में आया? ये अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।